नमस्ते। आज के इस विशेष कथा विश्लेषण में शुरुआत करते हैं एक बेहद ही दिलचस्प और क्लासिक लोक कथा की गहराई में उतरकर। ये कहानी है जादुई कड़ाही की। अक्सर हम सोचते हैं कि लोक कथाएं बस बच्चों के मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये हमारी इंसानी फितरत, हमारी लालसा और विनम्रता के बारे में बहुत ही गहरे सच उजागर करती हैं। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे मानवीय भावनाएं और हमारे खुद के कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। तो चलिए विनम्रता और लालच के बीच के उस बारीक अंतर को समझते हैं जो असल में हर समाज का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या होता है जब इंसान के मन का असीमित लालच किसी असीमित जादू से टकराता है। यही वो गहरा सवाल है जो हमारी आज की पूरी कहानी का मुख्य आधार है। असल में जादू अक्सर एक परीक्षा की तरह होता है, बस ये देखने के लिए कि इंसान उसका उपयोग कैसे करेगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कथा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से होती है। भाग 1, कड़ी मेहनत और गरीबी। चलिए कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य पात्रों से। भूषण, जो एक खिलौने बनाने वाला कारीगर है, और उसकी पत्नी राधा। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही साधारण और रोजमर्रा के संघर्षों से भरी हुई है। भूषण बहुत ही सुंदर, एकदम रंग बिरंगे खिलौने बनाता है, पूरी लगन से मेहनत करता है, लेकिन एक दिन बाजार में उसका एक भी खिलौना नहीं बिकता। सोचिए, इतनी मेहनत लेकिन बिक्री बिल्कुल शून्य। घर की आर्थिक हालत इतनी नाजुक है कि बुनियादी चीजें जैसे चावल और दाल खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं राधा की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। उसकी बस एक छोटी सी इच्छा है कि उसके पास एक नई कढ़ाई हो, ताकि घर में जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा हो उसे वो अच्छे से पका के परोस सके। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कहानी हमें शुरुआत में ही ये कड़वा सच दिखा देती है कि केवल कड़ी मेहनत और ईमानदारी से तुरंत आर्थिक सफलता मिल जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। जादुई कढ़ाई का वरदान। भूषण बाजार में बेहद निराश बैठा होता है और तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत का आगमन होता है। और यहीं से शुरू होता है वो जादुई हस्तक्षेप जो राधा और भूषण की किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाला है। कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है। मेहनत का मूल्य कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जब भूषण भारी मन से बताता है कि उसके पास कढ़ाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो बूढ़ी औरत बिना पैसों के ही उन्हें अपनी वो खास कढ़ाई दे देती है। और बदले में क्या मांगती है? बस भूषण के बनाए हुए खिलौनों में से एक खिलौना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बूढ़ी औरत भूषण की कला, उसकी मेहनत और ईमानदारी की असली कीमत को पहचानती है। ये पल इस पूरी कहानी की नैतिक नींव को बेहद मजबूती से स्थापित कर देता है। लेकिन भाई, ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं थी। लोक कथाओं में जादू कभी भी बिना नियमों के नहीं आता। इस कढ़ाई को इस्तेमाल करने के 3 बहुत ही सख्त नियम थे। पहला कदम, खाली कढ़ाई को चूल्हे पर रखना। दूसरा कदम, जो भी भोजन चाहिए उसकी बिल्कुल स्पष्ट इच्छा करना। और तीसरा कदम, बिल्कुल सटीक जादुई मंत्र पढ़ना। इन नियमों पर खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जादू हमेशा अनुशासन मांगता है। और सच मानिए, यही नियम आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। और वो सटीक जादुई मंत्र था, दे दो कड़ाई वही पकवान, खाना चाहे जो हम इंसान। जब राधा और भूषण पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जादू काम कर जाता है। कड़ाई तुरंत उन्हें स्वादिष्ट चावल और सब्जी बनाकर दे देती है। उनके बरसों का भूखा पेट आखिरकार भर जाता है और उनके दुखों के दिन अचानक चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाते हैं। ये उनकी ईमानदारी का सबसे मीठा इनाम था। अब आते हैं भाग 3 पर, पड़ोसियों की ईर्ष्या। अब किसी भी कहानी में बिना संघर्ष के मजा कहाँ आता है। जब राधा और भूषण के घर से रोजाना लजीज पकवानों की महक आने लगती है, तो यह बहुत ही शानदार ढंग से 2 अलग अलग परिवारों की मानसिकता के बीच का भारी विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ राधा और भूषण हैं, बिल्कुल विनम्र, मेहनती और अपनी इस अचानक मिली खुशी के लिए पूरी तरह कृतज्ञ। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोसी हैं, सुधा और रवि। उनका स्वभाव एकदम ईर्ष्यालु है। वो दूसरों की सफलता पर शक करते हैं और जीवन में हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी मानसिकता हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। भाग 4, लालच और चोरी। अब देखिए, सुधा की जलन सिर्फ उसके मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कहानी का तनाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। शाम को सुधा और रवि को उन स्वादिष्ट पकवानों की रहस्यमयी महक आती है। फिर रात के खाने के समय वो बिना बुलाए ही राधा के घर जा धमकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा।
सुधा छुपकर राधा को खीर मांगते और वो गुप्त मंत्र पढ़ते हुए सुन लेती है। बस फिर क्या था, आधी रात को सुधा वो जादुई कड़ाई ही चुरा लेती है। अब हालात पूरी तरह से लालच के नियंत्रण में जा चुके हैं। अब यहाँ कहानी के इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर जरा रुककर सोचने वाली बात है। कढ़ाई तो चोरी हो गई, लेकिन गलत मंत्र पढ़ने का परिणाम क्या होगा? जब जादू ऐसे हाथों में पड़ जाता है जो अनुशासन और विनम्रता का मतलब ही नहीं जानते, तो क्या वो जादू वरदान रह पाता है या फिर वो एक भयंकर अभिशाप बन जाता है? ये सवाल साफ तौर पर आगे आने वाली तबाही की ओर इशारा करता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 5, बुरे कर्मों का फल। ये कहानी का एकदम क्लाइमैक्स है। सुधा अपने घर में उस चुराई हुई कढ़ाई को चूल्हे पर रखती है और मटन की एक बहुत बड़ी दावत तैयार करने की लालसा करती है। उसका लालच उसे पूरी तरह अंधा कर चुका है। यहाँ दोनों मंत्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर बहुत ही दिलचस्प है। सही मंत्र था दे दो कढ़ाई वही पकवान, जो बहुत ही नपातुला था, सम्मानजनक था और उसमें एक स्पष्टता थी। इसके ठीक उलट सुधा का बिगड़ा हुआ मंत्र देखिए। वो लालच और जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाती है, घबराहट में चिल्लाती है भर भर के, बहुत सारा दे दो भर भर के। उसका ये मंत्र पूरी तरह से अराजक है, उसके स्वार्थ से भरा हुआ है। उसने जादू के सबसे महत्वपूर्ण नियम यानी विनम्रता और स्पष्टता को पूरी तरह तोड़ दिया। और इसका अंतिम नतीजा क्या हुआ? तबाही। जादुई कढ़ाई बेकाबू होकर छलकने लगती है, सारा खाना उबलकर बाहर गिरने लगता है और पूरे घर में फैल जाता है। जिस दावत की सुधा ने लालची कल्पना की थी, उसकी जगह घर में हाहाकार मच जाता है। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, ये सुधा के अज्ञान, उसकी घबराहट और उसके चरम लालच का सीधा सीधा जादुई परिणाम था। तो इस पूरी कथा का निचोड़ इस एक सरल लेकिन बहुत ही गहरे वाक्य में छिपा है। राधा जब ये सारी तबाही देखती है तो वो एक बहुत ही सटीक बात कहती है, लालच का फल तो हमेशा बुरा ही होता है। ये महज एक कहानी का संवाद नहीं है, ये इस पूरी लोक कथा की सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा है। जो चीज़ हमारी नहीं है उसे गलत तरीके से हथियाने की कोशिश और असीमित लालच हमेशा अंततः विनाश का ही कारण बनता है। इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक गहरे विचार के साथ संपन्न करेंगे। क्या सच्ची समृद्धि दूसरों से जलकर और शॉर्टकट अपनाकर मिलती है, या फिर हर दिन की जाने वाली ईमानदारी की मेहनत से? राधा भूषण और सुधा रवि के बीच का ये अंतर हम सभी को अपने खुद के जीवन के निर्णयों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। विनम्रता, संतोष और ईमानदारी की ताकत को सच में कभी कम नहीं समझना चाहिए। आज के इस कथा विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और विचारों को गहराई से समझते रहिए।